गाइस, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक्चुअल में क्या है, पहले इसे थोड़ा समझते हैं। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली अखंड भारत का दो पार्ट में बंटवारा भी हो गया, इंडिया और पाकिस्तान। उस टाइम ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 585 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे और यूनिफिकेशन के लिए उन्हें तीन ऑप्शंस दिए गए थे, या तो वो इंडिया में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में, या फिर वो खुद को एक अलग कंट्री मानकर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान में रेस लग गई कि कौन कितने सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपनी कंट्री में मिला पाएगा। और इंडिया में ये जिम्मेदारी थी मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि उस वक्त के होम मिनिस्टर थे। हैट्स ऑफ टू पटेल साहब, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स को मैनेज कर लिया। बस प्रॉब्लम आई जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर में। अभी जम्मू एंड कश्मीर को समझते हैं। उस वक्त के जम्मू और कश्मीर के राजा थे राजा हरी सिंह, और ये ना इंडिया में मिलना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे। बट इसके लिए इंडिया ने कभी कोई इलीगल या वायलेंस का तरीका नहीं अपनाया। बट पाकिस्तान अपनी आदत से मजबूर, उसने अपनी आर्मी और लोकल पश्तून्स को एक साथ करके कश्मीर पर वेस्ट साइड से अटैक कर दिया। और ऑब्वियसली कश्मीर की लोकल नेटिव आर्मी बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं कर पाई, और मात्र 15 दिनों में 30% ऑफ कश्मीर पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया। राजा हरी सिंह ने इंडिया से कई बार मिलिट्री एड्स भी मांगे, बट क्योंकि उस टाइम तक कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट नहीं था, तो इंडिया एक इंटरनेशनल वॉर में पार्टिसिपेट कर अपने हाथ गंदे नहीं कर सकता था। और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा हरी सिंह के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके ऑफिशियली इंडिया को इंडिया का पार्ट बना देंगे, तब हम अपने बैटल ट्रूप्स भेज सकते हैं। और उसके बाद अगर कश्मीर इंडिया का हो भी जाएगा, तब भी राजा वहाँ के राजा हरी सिंह ही रहेंगे। और इवेंचुअली 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया, एंड नाउ कश्मीर वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद दिल्ली से फाइटर प्लेन्स, बाय रोड जो सपोर्ट दिया जा सकता था वो सब दिया इंडियन आर्मी ने, और फाइनली पाकिस्तानी फोर्सेस जहां भी थी वहीं रुक गईं। और इस जंग में हमने अपने अराउंड 50,000 लोगों को खो दिया। हालांकि इस टाइम तक अराउंड 30% ऑफ कश्मीर पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया था, जो कि आज भी पाकिस्तान के कब्जे में, और इसी को हम पीओके कहते हैं, और पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। और आगे और लोगों की जाने ना जाए, तो इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए नेहरू ने डिप्लोमेसी अपनाई और 1 जनवरी 1948 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश किया कि पूरा का पूरा कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का है, और पाकिस्तान को पीसफुली अपनी फोर्सेस पीछे करके कश्मीर इंडिया के हवाले कर देना चाहिए। और यूएन ने नेहरू के इस रेजोल्यूशन को एक्नॉलेज भी किया और पाकिस्तान को अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने को बोला, और साथ ही कश्मीर में डेमोक्रेटिक तरीके से एक प्लेबिसाइड कराने को कहा कि नेटिव कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। प्लेबिसाइड का मतलब किसी इंपॉर्टेंट इशू पर लोकल रीजनल जनता का वोट डालना। बट अनफॉर्चुनेटली ये वोटिंग आज तक नहीं हो पाई, जिस वजह से इंडिया ने फिर 1949 में कराची एग्रीमेंट करवाया, जिसमें एक सीज फायर लाइन बनाई गई। इसका लिटरली मतलब ये था कि उस लाइन के वेस्ट साइड पाकिस्तान और ईस्टर्न साइड पर इंडिया रहेगा, और बाकी रही बात वोटिंग की, तो वो जब होगी तब की तब देखा जाएगा। और उस सीज फायर लाइन को आज हम एलओसी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने 1963 में साइनो पाक एग्रीमेंट के तहत पीओके का 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया शक्जम ट्राइक रीजन चाइना को गिफ्ट कर दिया, और जबकि है वो ऑफिशियली इंडिया का। और ईस्टर्न कश्मीर का अराउंड 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, वो तो ऑलरेडी चाइना के पास है। मतलब चाइना के पास टोटल 10% कश्मीर है, पाकिस्तान के पास 30% कश्मीर, और इंडिया के पास 60%। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि पीओके क्या है और किस तरह से पाकिस्तान ने ये रीजन एक्वायर किया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इंडिया पीओके को वापस ले पाएगा, और अगर ऐसा मुमकिन है तो वो कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो इंडिया अपना सकता है। और ये बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ तक कि हमारे सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स, ये सब अब ओपनली मीडिया के सामने पीओके को लेकर काफी एग्रेसिव हो गए हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? On POK, yes, our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction. हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे, और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। तो पहले जरा ये समझ लें कि कश्मीर में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हैं। तो वजह है कश्मीर की ज्योग्राफिकल लोकेशन। गाइस, पीओके के नॉर्थ में जो एरिया है उसे गिलगिट कहते हैं, और ये रीजन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। इसकी वजह यह है कि गिलगिट रीजन 4 कंट्रीज से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड इंडिया।
और आज तक इंडिया में जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें से ज़्यादातर गिलगित के थ्रू ही हुए हैं। और गिलगित में ज़बरदस्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसे अगर एफिशिएंटली यूज़ किया गया तो इंडिया के 5 में से एक पावर ग्रिड नॉर्दर्न रीजन पावर ग्रिड की 75% डिमांड आराम से पूरी की जा सकती है। इसके अलावा गिलगित में अराउंड 75 यूरेनियम माइंस है, जिसे कोई भी कंट्री छोड़ना नहीं चाहेगी। इसके अलावा इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट तापी गैस लाइन, तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये लाइन पीओके से होकर आएगी। और ये लाइन अगर सक्सेसफुली पड़ गई तो हमें गैस आज के 25% रेट पर मिलने लगेगी। इसके अलावा पीओके की नीलम वैली में एडुकेट अमाउंट ऑफ कोल, चौक, बॉक्साइट, ग्रेफाइट एंड गोल्ड जैसे एलिमेंट भी हैं। और हिमालय की 10 में से 8 हाईएस्ट पीक गिलगित में ही है। और अगर इसे प्रॉपरली नर्चर किया गया तो इससे अच्छा खासा टूरिज्म रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता है। और चाइना का जो सीपीसी प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी पीओके से होकर गुजरता है, जिस पर चाइना ने अप्रॉक्स $75 बिलियन खर्च किए हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो चाइना जो अपना 60% इंटरनेशनल ट्रेड मलाक्का स्ट्रेट और इंडियन ओशन से कंप्लीट करता है, वो उस रास्ते को बाईपास करके डायरेक्टली सीपीसी से ही कर सकता है। और चाइना इंडियन ओशन को बाईपास इसलिए करना चाहता है क्योंकि किसी भी वॉर सिचुएशन में इंडिया चाइना का ट्रेड पूरी तरह से रोक सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन में इंडिया बहुत स्ट्रांग है। तो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि ये पीओके हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब अपना मेन मुद्दा पकड़ते हैं और समझते हैं कि इंडिया के पास कौन कौन से रास्ते हैं जिससे इंडिया पीओके वापस हासिल कर सकता है। तो गाइस, सबसे पहला तरीका है वही पुराना कन्वेंशनल तरीका, वॉर, जिसको लेकर इंडियन यूथ काफ़ी मोटिवेटेड रहता है कि हम आर्मी की मदद से पीओके पर अटैक करके उसे एक्वायर कर लें। तो गाइस, देखा जाए तो ऐसा मुमकिन तो है, बट इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ साथ ईस्टर्न साइड से चाइना को भी फेस करना पड़ जाएगा। इंडियन आर्मी जैसे ही पीओके पर अटैक करेगी, तुरंत चाइना भी ईस्ट साइड से इंडिया पर अटैक कर देगा, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पीओके इंडिया के पास आ जाए। तो इस सिचुएशन में हमें दोनों तरफ से वॉर झेलना पड़ जाएगा। और डिफेंस का जनरल रूल ये है कि अगर आप किसी दूसरे की लैंड पर अटैक करने जा रहे हो, लेट्स से कि इस केस में इंडिया पाकिस्तान के एरिया में जाएगा उनसे लड़ने, तो इंडिया को पाकिस्तान की आर्मी से 3 गुना बड़ी आर्मी लेकर जानी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा पीओके की एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हमारे लिए कई मुश्किलें खड़ी करेंगी, और उस रीजन से पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स से ज़्यादा अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और अगर ये वॉर होता है तो यूएस डेफिनेटली इंडिया के साथ सीडो वॉर करेगा, जैसा अभी उसने रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के साथ किया, उसे स्विफ्ट नेटवर्क से बैन करके। इससे रशिया के फॉरेन ट्रेड्स पर काफ़ी बुरा असर पड़ा और उनका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। हालांकि इस स्विफ्ट पेमेंट गेटवे को काउंटर करने के लिए इंडिया यूपीआई एंड सीडीबीसी पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, बट फिर भी करेंटली हम बिना स्विफ्ट के फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते। इसके अलावा भी मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है इंडियन सोल्जर्स की लाइफ्स। दोस्तों, कारगिल में 527 सोल्जर्स की जाने गई थी, और अगर पीओके को लेकर वॉर हुआ तब अप्रॉक्स 2000 सोल्जर्स की जाने जा सकती हैं। और साथ ही इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं। तो मॉरल ये है कि अगर दोनों कंट्रीज़ में वॉर हुआ तो रिजल्ट्स डिजास्टर्स हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के लिए। अब इंडिया के पास दूसरा रास्ता है डिप्लोमेसी। इंडियन गवर्नमेंट इस इशू को लेकर यूएन में जा सकती है। इंडिया वहाँ ये कह सकता है कि 1949 में जब प्लेबिसाइट हो जाना चाहिए था तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, और पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटे एंड पीओके में जल्द से जल्द प्लेबिसाइट करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ दे। बट इसमें चैलेंज ये होगा कि ये वोटिंग डेमोक्रेटिक तरीके से हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा वोट्स मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी ऑफिशियल बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीओके की 90% जनता इंडिया में आना चाहती है, क्योंकि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को अपनी ही ज़मीन पर एक रेफ्यूजी की तरह रखा हुआ है। कोई गवर्नमेंट एड नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और यूएन में इस प्लेबिसाइट को लेकर नो डाउट 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 तो इंडिया के साथ ज़रूर देंगे, रशिया और फ्रांस। बाकी लिटरली इससे ज़्यादा इंडिया डिप्लोमेसी से कुछ और कर भी नहीं सकता कि पाकिस्तान से किसी रिटर्न एग्रीमेंट पर साइन वगैरह करवा ले। पाकिस्तान एग्रीमेंट पर साइन तो कर देता है बट कभी फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल, 19 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी समझौते के लिए पाकिस्तान गए, मगर उसके सिर्फ 3 महीने बाद 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने कारगिल पर अटैक कर दिया। और दूसरा एग्जाम्पल है 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान इनमें से कोई भी एक दूसरे पर छोटे से छोटा अटैक भी नहीं करेगा। बट रियलिटी तो ये है कि 2006 से 2021 के बीच पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट का 14,000 बार वायलेशन किया, तो डिप्लोमेसी भी कुछ खास इफेक्टिव नहीं रहेगी। अब बढ़ते हैं तीसरे और पर्सनली मेरे हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव तरीके पर, जो है हाइब्रिड वॉरफेयर। इस तरीके को पहली बार फ्रैंक हॉफमैन ने इंट्रोड्यूस किया था। उनके अकॉर्डिंग हम इस तरीके के क्रूशियल वॉर सिर्फ एक तरीके से नहीं जीत सकते, हमें उस पर्टिकुलर नेशन पर हर तरह से अटैक करना पड़ेगा, जैसे पॉलिटिकल अटैक, डिप्लोमेसी, कन्वेंशनल वॉर, फॉरेन इंटरवेंशन, साइबर अटैक, इकोनॉमी, सोशल रिफॉर्म्स और इंटेलिजेंस के थ्रू। और इस तरह के वॉर्स में इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि हाइब्रिड वॉरफेयर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इंडिया पाकिस्तान से बेटर पोजीशन होल्ड करता है, फिर चाहे वो डिप्लोमेसी हो, मिलिट्री पावर हो या साइबर पावर। हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत कुछ इस तरह से हो सकती है कि सबसे पहले इंडिया पीओके में एक रेफ्यूजी एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनाए, जहां वो वहां के लोकल लोगों को सपोर्ट दे और फंड करे, ताकि वो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, एग्जैक्टली जैसे इसराइल करता है बोलीविया, ईरान, लेबनान और फ़लस्तीन में।
इसके साथ ही इंडिया पीओके की नेटिव पॉपुलेशन को ये कहकर कन्विंस कर सकता है कि इंडिया में जो 24 सीट्स पीओके के लिए वैकेंट हैं, अगर उन्होंने इंडिया का साथ दिया तो वहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन करवाकर उन सीट्स को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इससे पीओके के लोग भी मेन स्ट्रीम इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकेंगे। इसके अलावा इंडिया पीओके के लोगों को तरह तरह की फ्रीबीज भी ऑफर कर सकता है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ से 2016 उरी और 2019 बालाकोट की तरह पीओके में बेस्ड पाकिस्तानी बेसिस पर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं और इन अटैक्स के बाद हम इन अटैक्स की ऑफिशियली जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दें, जैसा पाकिस्तान ने कारगिल में किया था। और फ्रेंड्स, इंडिया कितना भी इस प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करना चाहे, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूर होगा और तब पाकिस्तान चाइना से हेल्प ज़रूर मांगेगा। तो इस केस में इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करने का वादा करके चाइना को इस वॉर में इन्वॉल्व होने से रोक सकता है। वन चाइना पॉलिसी मीन्स ताइवान चाइना का ही एक पार्ट है। तो ये था हाइब्रिड वॉरफेयर का एक तरह का ब्लूप्रिंट। और गाइस, मेरे हिसाब से अगले 2-4 साल बेस्ट होने वाले हैं पीओके वापस लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अब भी कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और 30% ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस बलूचिस्तान में रिवोल्ट्स में लगी हुई हैं। पाकिस्तानी इकोनॉमी ऑल टाइम लो रेट पर गिर रही है। वहीं इंडिया में एक मजबूत गवर्नमेंट है और लोग इस गवर्नमेंट पर भरोसा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बिना किसी फ्यूचर पॉलिटिकल करियर को देखते हुए जो चाहे जैसे चाहे आराम से कर सकती है, और अगर ऐसे में कोई गलती होती भी है तब भी सिटीजन्स गवर्नमेंट से ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने समझा कि इंडिया पीओके किस किस तरीक़ों से वापस ले सकता है। और अगर आपको लगता है कि इंडिया के पास कोई और तरीका भी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।